नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज बात होगी बिहार के वर्तमान राजनीति परिस्थिति जो उत्पन्न है उस पर। देखिए, जीतन मांझी ने तो स्पष्ट कर दिया कि उनके पास ऑफर आया था, वो भी मुख्यमंत्री पद का। दूसरे तरफ चिराग पासवान ने भी जीतन मांझी का समर्थन किया है, यूं कहें। देखिए, सियासत गर्म हो चुकी है। जीतन मांझी और चिराग पासवान का बयान जैसे ही निकलकर सामने आया, वैसे ही बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर होने क्या जा रहा है, क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर जी जुड़ी हैं। दूसरे तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह जुड़े हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता राणा सुजीत सिंह भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। और सीधा सवाल तो एलजेपीआर के प्रवक्ता कुमार सौरभ जी आपसे ही होगा। आपने कहा कि जो बयानबाजियां चल रही हैं कुछ नहीं होने वाला, मगर आपके नेता ने भी जीतन मांझी जी का समर्थन कर दिया मुख्यमंत्री को लेकर। भाई, इसमें परेशानी कहाँ है? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि पहली बात है कि गठबंधन के अंदर की बातें, गठबंधन से जुड़े जो जो घटक दल होते हैं उनका एक विशेषाधिकार होता है, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी पहले तो मीडिया में या कहीं और होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने लिए उचित स्थान मांगने का पूरा अधिकार है और प्रत्येक राजनीतिक स्थिति में एक परिदृश्य होता है जिसमें नंबर मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उस समय की वर्तमान स्थिति में उस पार्टी का उनके ओवरऑल स्टेचर का क्या वैल्यू है। तो उस दृष्टिकोण से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि भाई, मांझी जी स्वयं एक 8 बार के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दलित वर्ग में उनका एक और सभी वर्गों में उनका एक आदर है और उस दृष्टिकोण से अगर उनकी कोई मांग है तो उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और इसको किसके कितने विधायक हैं कितने नहीं हैं, इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए प्रीति शेखर जी, कुमार सौरभ जी ने कहा कि परेशानी की बात कहाँ है, मगर परेशानी तो बाद में उत्पन्न हो जाती है और महागठबंधन इस परेशानी को बेहतर समझ रही है, जान रही है। मगर चिराग पासवान के बयान को कैसे देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोकतंत्र में अधिकार है, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनको आवाज उठानी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गठबंधन अभी एनडीए का है उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर सबों को भरोसा है और जब भी सीट बंटवारे को लेकर जब फाइनल चर्चा होगी तो निश्चित रूप से सभी जो घटक दल हैं हमारे एनडीए के सहयोगी दल उनके नेताओं के समक्ष ही होगी और सबके सहमति के बाद ही कोई निर्णय होगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, अभी नाखुशी दिख रही है, सीट बंटवारा तो बाद में होना है। देखिए, ये नाखुशी नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र है, हर दल चाहता है कि उनका समुचित प्रतिनिधित्व हो, हर दल चाहता है कि उनका मैक्सिमम से उनके लोग जीत कर जाएं, उनको सीटों में उनकी जगह ज्यादा सुनिश्चित हो। लेकिन यह आपस में अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति हो सकती है, लेकिन जब एनडीए घटक दलों के साथ सामूहिक बैठक होगी सीट बंटवारे को लेकर तो निश्चित तौर पर सभी की बातें सुनी भी जाएंगी और सब लोग को मिलकर एक साथ मिलकर ही कोई निर्णय लेंगे और बिना निर्णय लिए अभी हम लोग कोई बयानबाजी करें, मुझे लगता है यह कुछ जल्दबाजी हो जाएगी। जी, नहीं लगता बड़ी हलचल की आहट है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बड़ी हलचल जो होनी थी वो हो चुकी है बिहार में। इंडी गठबंधन अब ध्वस्त हो चुका है, हर राज्य में ध्वस्त हो रहा है और अब जो बिहार में जो सरकार बनी है एनडीए की वो बिल्कुल अब यहाँ पर सुशासन व्यवस्था कायम करने के लिए बनी है और बिहार में 40 के 40 सीटें एनडीए के झोली में जाए इसके लिए गठबंधन हुआ है। तो किसी भी विपक्षी को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अनर्गल प्रलाप भी ना करें क्योंकि यह हमारा मामला है, ये हम अपने गठबंधन में तय कर लेंगे, समझ लेंगे। यह चिंता तो उनको करनी चाहिए जो मोदी जी के खिलाफ में एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिए निकल पड़े थे,
लेकिन वो जहां जहां गए वहां पर उनको, जिनको सो कॉल वो कहते हैं क्षेत्रीय दल, उनके नेताओं के द्वारा ही दुत्कारे जा रहे हैं। बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनको तो कोई भाव ही नहीं मिल रहा है कहीं पर। तो ये तो कांग्रेस और इंडी अलायंस को सोचने की जरूरत है, और एनडीए बिल्कुल मजबूत है, और एनडीए घटक दलों के सभी नेताओं को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरा भरोसा है, और जहां पर मोदी की गारंटी हो वहां पर किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। ऑफर दिए जा रहे हैं सबको, राणा सुजीत जी, भाव तो मिल नहीं रहा और ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं सबको आप लोग। जी वसीम जी, जैसा कि भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि इनका जो मंशा था बस 40 सीट जीतने के लिए नीतीश जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। और मैं ये चीज पहले भी कह रहा था आपको कि सिर्फ इनकी जो नीयत है वो सिर्फ सीटें जीतने के लिए है। इसके लिए इनकी धर्म की कोई इन धर्म की राजनीति नहीं करते, ये सिर्फ सीटों की राजनीति करते हैं और उसको ये धर्म से जोड़ते हैं। तो भाजपा का जो सोच है ये तो जग जाहिर है। और आपने देखा होगा जैसा कि अभी जो मांझी जी के साथ हुआ है, तो अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और अभी से ही इन्होंने सारा कुछ अपनी चीजों को सामने कर दिया है। तो अभी धीरे धीरे देखते जाइए, अभी बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। चिराग मांझी जी को तो ऑफर सीएम का दे दिया, चिराग को कौन सा ऑफर देने वाले हैं आप लोग? जी चिराग जी के लिए भी ऑफर है। देखिए जो चिराग जी हैं, इनके साथ शुरू से ही बीजेपी ने गलत किया है। आपने देखा होगा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद जो पिछले चुनाव के समय ये घटना घटी, उसके बाद से चिराग जी को सिर्फ इन्होंने इस्तेमाल किया बिहार की राजनीति के लिए और नीतीश कुमार के लिए। इतने दिनों से चिराग जी को नीतीश जी से लड़ाई चल रही थी और आज नीतीश जी को ही वापस ला करके इन्होंने अपने गठबंधन में शामिल कर लिया, सिर्फ इसलिए कि इनको वोट आए। और इससे नुकसान चिराग जी के पार्टी को ही हुआ है। जितने उनके पहले विधायक थे आज इस लड़ाई में वो भी नहीं रहे। तो इनका तो सिर्फ काम ही है फूट डालो और राजनीति करो, और उसी की राजनीति पे बीजेपी चल रही है। तो कैसे लाएंगे चिराग को अपने साथ? जी चिराग जी की शुरू से ही आपसी संबंध, देखिए आपसी संबंध सबके बहुत अच्छे रहे हैं राजनीति में, चाहे वो अलग अलग पार्टियों में हो, पर सबकी आपसी में जो संबंध है, चाहे रामविलास जी का हो या लालू जी का हो, शुरू से ही इनके परिवार आपस में साथ में रहे हैं। तो इसके लिए लाना और ले जाने की तो कोई बात ही नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब किसी के साथ गलत होगा तो वो भी पार्टी बदलेगा। यही चीज हो ही रही है 2014 से, सिर्फ पार्टियां ही बदली जा रही है और नेता विधायक ही खरीदे जा रहे हैं। उसके अलावा तो कोई राजनीति चल नहीं रही है। जनता के मैंडेट का तो कोई कदर है नहीं। हाँ प्रीति जी, आप लोग सिर्फ विधायक खरीदते हैं। राणा सुजीत जी कह रहे हैं कि आप लोग को विकास से मतलब नहीं, सीटें जीतना है, विधायक खरीदने हैं, सरकार बनाना है। और जिन पर चिराग पासवान कभी सवाल उठाया करते थे, आज उन्हें साथ ले आए आप लोग। कभी दरवाजा, देखिए ऐसा है ना कि विपक्षियों को आरोप लगाने की आदत सी हो गई है। अब देखिए ना कि दिल्ली में क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। अब वहां पर पुलिस के द्वारा उनसे पूछा जा रहा है कि आप सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, तो पीछे हट जा रहे हैं। तो ये विपक्षियों का आज के डेट में काम हो गया है, क्योंकि उनका जनाधार तो कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करके वो जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनका एकमात्र मकसद है कि भारतवर्ष में जो सुशासन की व्यवस्था अभी चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, वो फिर से बहाल हो। और ये जो विपक्षी कुनबे जो कि कहते हैं, आप जानते होंगे कि जब बाढ़ आती है ना गांव में, तो सारे जितने सांप बिच्छू सब एक साथ पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जबकि वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। और जैसे ही आप देखेंगे वही स्थिति अभी इंडिया अलायंस की है। आप बिहार की बात कर लेंगे, कहीं और भी कर लें, सबको अपना अपना स्वार्थ है। अभी सब लोग एक तरफ आपको जुटे हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए ममता बनर्जी ने क्या कर दिया, वो तो कांग्रेस को दुत्कार करके भेज रही है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। तो एनडीए में कोई मतभेद नहीं है अभी, आपको जो लग रहा है बिल्कुल भी नहीं। आप यह देखिए तो एनडीए में कौन नेता कह रहे हैं, हमारे सहयोगी दलों के क्या कोई नेता सामने आकर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं क्या, या हमारे एनडीए अलायंस का विरोध कर रहे हैं? ऐसा तो कोई नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक बात समझिए कि व्यक्तिगत वो अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन विरोध नहीं कर रहे हैं। और जहां तक सीट बंटवारे की बात है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। भारतीय जनता पार्टी में के नेतृत्व में सभी सहयोगी दलों के आपस में सीट बंटवारे को लेकर कोई खींचतान नहीं है।
ये खिस्सा एक्चुअल में इंडिया अलायंस में। कुमार सौरभ जी, एक सीधा सवाल आपको होगा, क्या आपकी पार्टी और आपके नेता जिस तरीके से कहते रहे हैं, क्या चेहरा मुख्यमंत्री का बदलना चाहिए अब? सीधा सवाल और सीधा जवाब। देखिए, मेरे ख्याल से ये हमारा विषय नहीं है कि चेहरा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। इसका एक प्रमुख कारण ये है, बदला जाना चाहिए। आपके नेता कहते रहे हैं कि नहीं, एक युवा चेहरा आपने प्रश्न पूछा है, मैंने आपके प्रश्न को गंभीरता से सुन लिया, मेरा जवाब सुनिए। ऐसा है कि चेहरा कौन होगा नहीं होगा ये हमारा विषय है नहीं। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस समय न सरकार में है और न हमारे कोई विधायक हैं या विधान पार्षद हैं। तो सरकार के अंदर बिहार सरकार में क्या चल रहा है, कौन चेहरा होगा, ये विषय नहीं है। विषय ये है वसीम जी, जिस पर चर्चा स्टैंड तो होगा ना भैया, हमारा अपना स्टैंड है। अब वो स्टैंड ही मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट हैव सम पेशेंस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार जो है, हमने हमेशा बिहार को प्राथमिकता दिया है। पिछले 3 वर्षों में जब से एलजेपीआर का गठन हुआ है, आप देखिए लगभग 160 से ज्यादा 38 जिलों में सभाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया। और उन सभाओं का विषय क्या रहा है? हमने कभी भी, आप बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार का विरोध, देखिए विरोध किसी व्यक्ति का नहीं है, विरोध नीतियों का है, नीतिगत आधार का है। भाई हमने ये कभी नहीं कहा है कि बिहार में काम नहीं हुआ, लेकिन जितना काम हुआ वो बिहार के लिए पर्याप्त था नहीं था। अगर पर्याप्त होता तो बिहार बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर हो गया होता। बिहार में बार बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग की आवश्यकता नहीं होती। आज जब एक तरफ 30 लाख करोड़ की जीडीपी पर महाराष्ट्र और 22 लाख करोड़ की जीडीपी पर कर्नाटका और दूसरे गुजरात जैसे राज्य हैं, वहां बिहार जो है वो 6.5 और 7 लाख की जीडीपी पर 13 करोड़ लोग खड़े हैं। तो ये विषय ऐसे हैं जिस पर गंभीरता से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा प्रश्न किया है। और ये प्रश्न, ये मूलभूत प्रश्न आज भी खड़ा है कि भाई 33 वर्षों का शासन बिहार में रहा है और क्यों बिहार आज भी दोयम दर्जे की श्रेणी में हम खड़े हैं? हम क्यों पिछड़ेपन का जो टैग पिछले 33 वर्षों 3 दशकों से ये टैग हमारे माथे पर लगा हुआ है, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी ना किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये मूलभूत प्रश्न, हाँ जी, नीतियां बदल गई क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियां बदल गई क्या? तो हमारी मांग बदल गई क्या? जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था उस दिन भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, नीतियों के आधार पर हमारा जो कंसर्न था वो है और वो आगे भी रहेगा। हमने अपना स्टैंड कहीं बदला है क्या? एनडीए की पुनः जो सरकार बनी है सौरभ जी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, इस फैसले से आप लोग नाखुश हैं? मुख्यमंत्री कोई और होना बनना चाहिए था, ये लगता है आप लोगों को? आपका प्रश्न, क्या बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा आगे आना चाहिए था? आपके प्रश्न का मैं सीधा उत्तर दे देता हूं। देखिए, ये 2010 के जो स्थिति थी, 2015 में वो नहीं थी, और 2015 में जो स्थिति थी वो 2020 में नहीं थी। आज मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान जो सरकार है उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और उनकी जो दूरदर्शिता है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसकी बानगी इस वर्तमान सरकार में आपको दिखेगी। इसके साथ साथ बड़े साफ शब्दों में हमारा ये स्टैंड है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें लगभग सभी आयामों के बारे में हमने कहा है कि बिहार को नई दिशा में ले जाने के लिए, अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने के लिए क्या आवश्यक है, उसका पूरा रोड मैप है। और उस रोड मैप को लेकर हम कृत संकल्पित हैं। हम उसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि ये सरकार अगर उस पर चलेगी तो बदलेंगी चीजें, और वो बदलाव बिहार के 13 करोड़ जनता को दिखना चाहिए। ये हमारा राणा सुजीत जी, चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, क्या आपका ऑफर काम करेगा? चुनाव भी नजदीक। देखिए, यहाँ पे ऑफर की तो बात ही नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, और जिसकी जहां पे विचारधारा मिलती है उस पार्टी का वहां पे विलय होता है आपस में। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के ऑफर देने से कोई चला जाता है, और जिसका जो अधिकार है वो उसे मिलना चाहिए। और इसी
चीज को हमेशा, चाहे हमारे युवा वर्ग के जो भी नेता हैं, चाहे ये तेजस्वी जी हैं, या फिर अभी चिराग पासवान जी की बात हो रही है, सबकी देखिएगा आप एक ही मांग है, बिहार का विकास। तो जो भी बिहार के विकास के लिए सोचेगा वो बिल्कुल एक साथ एक मंच पे आएगा। गठबंधन के लिए कोई तैयार नहीं है आप लोगों के साथ, आप विलय की बात कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन के लिए जो भी चीजें हैं, किसी ने आपको ऑफिशियल अभी तक दिया है मीडिया पे कि हम गठबंधन से बाहर जा रहे हैं, एक पलटू राम जी को छोड़कर? आप बताइए, किसी ने ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट दिया है क्या? भी काम नहीं कर रहा। मांझी जी कहा साथ आके, आप लोगों ने ऑफर दे दिया, अब आप लोग चिराग पासवान को कह रहे हैं साथ लाएंगे। देखिए, मांझी जी से तो अभी बात चल रही है। मांझी जी तो कल से नाखुश है, जब से लिस्ट आई है उसके बाद मांझी जी के ही होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उनके बेटे के साथ ही इन्होंने खेल कर दिया। बाहर जाने की तो, पार्टी में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो मांझी जी नाखुश हैं और उन्होंने मीडिया पे अपनी स्टेटमेंट दी है कि उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि शुरू से ही, पहले दिन से ही, जैसा मीडिया के सूत्रों से भी खबर आ रही थी और बाद में भी यह स्पष्ट हुआ कि मांझी जी दो मंत्रालय की मांग कर रहे थे और आज भी वही मांग कर रहे हैं। आप लोगों के टच में, आप कह रहे बात चल रही है, मांझी जी से बात हो रही है, आप लोगों के टच में है मांझी जी? कांग्रेस के टच में है या राजद के टच में है? किनके टच में है, किनसे बात हो रही है? देखिए, मांझी जी सबके टच में है, क्योंकि वो पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो नीतीश कुमार जी ने अपने फायदे के लिए बनाया था, और फिर जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने तुरंत उन्हें हटा दिया। तो मांझी जी को फिर से ऑफर दिया गया है कि जो बचा हुआ उनका कार्यकाल था आराम से आकर पूरा करें और बिहार की प्रगति करें। इसमें दिक्कत क्या है? उम्र से भी वो सीएम के योग्य है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करके अगर हम सीएम बना सकते हैं तो मांझी जी को भी बना देंगे। बिहार का विकास चाहिए हमें कुर्सी पे बैठ करके और अपनी दुकान चलानी नहीं है, हमें विकास चाहिए बिहार का। कांग्रेस कर रही है। हाँ सौरभ जी बोलिए, पहले आप अपने बातों को। एक करेक्शन राणा भाई के चीजों को जो उन्होंने कहा उसमें करेक्शन आई थिंक चाहिए। इसको लाइटर नोट पे ही लेना है। देखिए, INDIA का जो गठन लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुआ, अब देखिए उसमें सिर्फ 2 आई बचे हैं, एक INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा आई स्वयं बच गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, N फॉर नीतीश जी जा चुके हैं, D से दीदी ने कह दिया है कि 2 सीटों से ज्यादा आपकी राजनीतिक हैसियत नहीं है बंगाल में, हम उससे ज्यादा आपको नहीं दे सकते हैं। अखिलेश जी ने बिना किसी कंसेंसस के, A फॉर अखिलेश, सो N फॉर नीतीश, D फॉर दीदी एंड A फॉर अखिलेश एंड अरविंद केजरीवाल। अखिलेश जी ने बड़े अजीब तरीके से 11 सीटें बिना किसी चर्चा के उनको दे दी और कांग्रेस कह रही है कि भाई ये हमें स्वीकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि दिल्ली में आपका कोई आधार नहीं है, पंजाब में आपका कोई आधार नहीं है, हम पंजाब की सभी सीटों पर लड़ेंगे। केरला में पिनराई विजयन पर किस प्रकार के कमेंट हुए हैं मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लगातार बंगाल में नेता अधीर रंजन चौधरी जी, और सदन में वो कांग्रेस के नेता हैं, अगर सदन का नेता अगर कुछ कहता है तो आप उसको गंभीरता से लेंगे। किस प्रकार की टिप्पणी अजय राय की उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से हुई, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो ये बात, देखिए ये कोई टीका टिप्पणी नहीं है राणा भाई, मैं एक लाइन में कंक्लूड कर दूं, मैं आपको बता रहा हूं जो बात आप कहना चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन, नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, चल रही है इसमें महागठबंधन से कौन बाहर आ गया? राणा जी मैं सिर्फ लाइन में कंक्लूड कर दे रहा हूं। देखिए, न्याय यात्रा जो है वो बिहार में आया तो एक मिनट वसीम भाई एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूं मैं। बिहार में जब न्याय यात्रा आया तो जो इंडी के सूत्रधार थे नीतीश जी चले गए। झारखंड में गया, वहां क्या स्थिति हुई, सरकार किस प्रकार से छत विछत हो गई, ये आप देख रहे हैं। बंगाल में गया, वहां दीदी के क्या स्वर हैं, ये आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जाने से पहले मुझे लग रहा है कि कुछ बचेगा नहीं इंडी जैसा कोई शब्द, मुझे ऐसा कुछ नहीं बचेगा, आपका कहना है। प्रीति जी, राणा सुजीत सिंह जी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि भाई टच में है मांझी जी, बात हो रही है, बहुत नाखुश हैं आप लोगों से, जल्द साथ छोड़ देंगे। देखिए, ये लोग कहते तो जरूर हैं, लेकिन अभी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में इन्होंने क्या किया है, एक कांग्रेस जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया है और दूसरी बिहार की राष्ट्रीय जनता दल, उसने भी अपने सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है। ये सब लोग बात तो करते हैं, अति पिछड़ा महादलित को हम लोग
आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जैसे ही आगे बढ़ाने की बात होती है तो बस ये अपनी पत्नी को या अपने नेता के पुत्र को, सब अपने ही परिवार के लोग को फिट करने में जुट जाते हैं। तो यह इनकी संस्कृति है कार्य करने की, बोलने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। तो यह उपदेश मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस और राजद के द्वारा दिया जाए तो मुझे लगता है उचित नहीं है। जहां तक मांझी जी की बात है, निश्चित तौर पर वो भी बहुत ही कॉम्पिटेंट है, और वो अगर अपने अधिकार के लिए कुछ अभी बात रख रहे हैं जिस फोरम पर, तो रखना चाहिए। लेकिन अब वो आपस में तालमेल होने के बाद, एक मिनट, एनडीए के नेताओं पर, अरे भाई ऑफर आप क्यों दे रहे थे? राजद के लोग सीधे बना ही देना चाहिए था आपको, क्यों नहीं बनाया? और जब मांझी जी ने उस ऑफर को अस्वीकार करके मोदी जी के नेतृत्व पर जब भरोसा कर लिया, तो फिर यहाँ पर मंत्री पद कौन सी बड़ी बात है? मुझे लगता है कि अभी वो भले ही अपनी बातों को कह रहे हो और मजबूती से कह रहे हो, लेकिन जब आपसी तालमेल हो जाएगी, जब बैठकें हो जाएंगी, जब सीट शेयरिंग पर बातें हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर बहुत बातें क्लियर हो जाएगी और उस पर हम लोग फिर कुछ कह सकेंगे। लेकिन एक बात तो सही, आप ही लोग जैसा कह रहे हैं कि उन्हें ऑफर दिया जा रहा था, तो वो तो ऑफर ठुकरा कर आए ना। मुख्यमंत्री पद का ऑफर ठुकरा कर वो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन का सहयोग करने के लिए बिहार में सम्मिलित हुए एनडीए में। तो यह आप समझ सकते हैं कि एक बड़े नेता की दूरदर्शी सोच है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो छोटी बातों को अपने ऊपर नहीं लेकर एक दूरदर्शी जो एक हमारी सोच है कि फिर से जो लोकसभा के चुनाव में बिहार की 40 सीट जीतकर हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, उस मिशन में उनका निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। और है चिराग जी ने स्वयं कह दिया, मैं तो अभी सुन रही थी कि क्या हस्र किया था चिराग जी का। अरे चिराग जी ने कभी आकर कहा क्या कि उनका कभी किसी ने अपमान किया? बल्कि वो तो खुले मन से कहते आए हैं कि वो मोदी जी के हनुमान है। तो हनुमान जो स्वयं अपने आप को बोलता हो, तो वो अपने राम के लिए वो कोई भी त्याग कर सकता है, कोई भी समर्पण वो कर सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और चिराग पासवान जी एक यंग लीडर हैं और उनको भारत के भविष्य की सोच है, उनको भारत के युवाओं के बारे में फिक्र है, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी जी के साथ का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। और जहां तक उनके प्रतिनिधित्व की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से चिराग पासवान जी को बहुत ही सम्मान दिया है। अभी भी आपने देखा होगा कि जब बिहार में जिस दिन ये मुख्यमंत्री की जब शपथ हो रही थी, होने वाली थी, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चिराग पासवान जी का आगमन साथ में हुआ। तो इन दोनों का, हमारे पार्टी के बहुत अच्छे सहयोगी हैं चिराग पासवान जी, और उनका पूरा सम्मान हमारी पार्टी करती है। और उनके मन में भी, हाँ, अपनी बातों को व्यक्तिगत रूप से कोई बातें रखना ये कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति में हर किसी को अधिकार है तो अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के प्लेटफॉर्म पर रखे। लेकिन जब फाइनल जब कंक्लूड होता है, कंक्लूजन, उस पर देखिए सत्ता बदल जा रही है। देखिए प्रीति जी की बातों में सिर्फ एक और बात जोड़ देता हूं कि देखिए राजनीति को आप एज अ पत्रकार और हम एज अ कार्यकर्ता लगातार फॉलो करते हैं, और ये गंभीरता से सोचे जाने वाला विषय है कि नरेंद्र मोदी जी का भी अपना एक कार्यकाल रहा है। 12 वर्षों तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और लगभग 10 वर्षों से वो प्रधानमंत्री हैं। क्या हमने कभी भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, किसी भी इस एक युवा नेता को, जिस प्रकार से गले उन्होंने लगाया 18 जुलाई 2023 को, वो फोटोग्राफ वायरल था कि राम ने हनुमान को किस प्रकार गले लगाया, ये दिखाता है कि दोनों का एक दूसरे से प्रेम किस प्रकार का है। और अब चूंकि आधी बात प्रीति जी ने कह दी, तो राजनीति में परसेप्शन बहुत कुछ होता है वसीम भाई। जो परसेप्शन है, जो दिखता है, वो झूठ नहीं होता। आप आज देखें कि हमारे नेता का सम्मान किस प्रकार का है। हमारे ने एक लाइन मुझे ऐड कर लेने दीजिए, एक लाइन ऐड कर लेने मैं बताता हूं किस ये तरीके से दिखता है। जिस दिन गठबंधन नीतीश कुमार जी से होने का प्रोसेस चल रहा था, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ चिराग पासवान जी की 1-to-1 बैठक होती है। उसके बाद जब शपथ ग्रहण होता है, नड्डा जी के साथ स्वयं वो फ्लाई करते हैं, पटना आते हैं और साथ दिल्ली जाते हैं। ये बताता है कि हमारा एक दूसरे के साथ किस प्रकार का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक दूसरे के पूरक हैं राजनीति में। और देखिए, राजनीति में कौन कब कहां होगा, क्या नहीं होगा, ये एक अलग विषय है,
लेकिन एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का सम्मान एक घटक दल परिस्थितियां के कैसी तौर बन पर रही हैं? गठबंधन में होना चाहिए, जो परिस्थितियों के इंडी अनुसार अलायंस बहुत में कुछ कम हो से सकता कम है। नहीं दिख रहा है इस समय। राणा सुजीत जी क्या बोल रहे थे, आप अपने बातों को रखें। हाँ, मैं बताता हूँ जो ये कहना चाह रहे थे। तो जो ये इंडिया गठबंधन और जो कांग्रेस पे हमारे भाई साहब टिप्पणी कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ कि अब पहले लोजपा अपने घर को देख लें। आप याद कीजिए 2019 माननीय श्री रामविलास पासवान जी के निधन के बाद क्या क्या चीजें इनके साथ हुई है। आज चाचा और भतीजे में आपस में टकरार है, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी अलग कर ली है। उसके बाद आज उनके हाजीपुर की सीट के लिए आपस में लड़ाई चल रही कि कौन वहां का दावेदार होगा। आज कम से कम माननीय रामविलास पासवान जी जब तक रहे, उनकी पार्टी में मजाल नहीं है कि किसी ने कुछ हाथ लगाया हो। जब भी हमेशा हर सरकार में रहे, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, हर सरकार में रहे, हर मंत्रालय में रहे, लेकिन उनकी पार्टी कभी नहीं टूटी, कभी नहीं बिखरी, सब एक साथ रहे। तो ये फूट में फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ बीजेपी का फायदा हो रहा है। और जब तक ये समझ पाए इन्हें इसी तरीके से राम और हनुमान का खेल खेलते रहना है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो बचे कुछ सांसद बच रहे हैं वो मिल जाएंगे। कौन इंडिया गठबंधन, मैं एक मिनट आपकी बहुत देर से सुन ली मैंने बात, 2 मिनट मैं भी बोल दूं। राणा सुजीत जी जो इंडिया गठबंधन की इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, एक सवाल, हाँ इंडिया गठबंधन, आप एनडीए गठबंधन के नेताओं को ऑफर दे रहे हैं, अपने विधायकों को दौड़ा रहे हैं। बिहार के तमाम कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली बुला लिया, दिल्ली से हैदराबाद दौड़ा रहे। ये दौड़ तो हाँ बिल्कुल एनडीए नहीं, ये दौड़ तो 2014 से ही चालू हो गई है। मैंने आपको बताया ना, एक देश में एक अलग राजनीति की शुरुआत हुई है सन 2014 के बाद। इसके बाद जब तक आप जीत भी जाते हैं, जब तक सरकार न बन जाए तब तक आपको दौड़ते रहना है। सिर्फ अब इलेक्शन थोड़ी जीतना है, इलेक्शन जीतने के बाद सरकार नहीं है आपको राणा भाई, अपने जब तक विधायकों पर भरोसा नहीं है आपको। हमें अपने विधायकों पर भरोसा है। आप अपने विधायकों को तेलंगाना क्यों भेजना है? बचे ही नहीं। देखिए आपके विधायक तो आज बचे ही नहीं जिसपे आप भरोसा जमा सकते हैं। तो पहले ही कहा हमारे विधान तो हमारे विधायकों की अच्छे से हमें पता है, नहीं बता रहे, हमें अच्छे से पता है। देखिए आज आपकी पार्टी तो बिहार विधानसभा तक भी नहीं आज पहुंच पा रही है। देखिए सच्चाई को मानिए, सच्चाई को मानिए, अपनी बात कह ली, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूं। सच्चाई को मानिए, इनका कुछ सच्चाई को मानिए, ठीक है, आप रिपीट ये सच्चाई है, ठीक है। सुन लिए, आप 6 बार सच्चाई है बोल चुके हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए तो ये है, ये आप बताइए क्या ये सच्चाई नहीं है? आप बताइए ये सच्चाई नहीं है क्या? भाई आप ही बोल लो, आप मेरी ये सच्चाई, मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा, ये सच्चाई है कि नहीं, बस ये बता दीजिए। बाकी आपको जो बोलना है बोलिए। ये सच्चाई है कि नहीं? आज आपकी पार्टी विधानसभा तक भी नहीं रह गई ना, एक भी विधायक नहीं बचे ना, इस लड़ाई की वजह से ये नहीं बचे। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। नहीं हो पाता है वसीम जी, मेरे ख्याल से अगर ये लगातार बोलेंगे तो कोई कैसे बोलेगा? यही इनकी पद्धति है, ये लगातार बोलते हैं, इनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं। मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा, ये सही है या गलत है जो मैं कह रहा हूँ? वो जवाब नहीं दे रहे हो, बाकी सारी बातें कर रहे हैं। भाई साहब देखिए आप सारी बातें कर रहे हैं, मैंने तो एक सवाल का जवाब मांगा। भाई ये मैं सही हूँ या गलत हूँ? आप सुन तो लीजिए ना, मैं जज नहीं हूँ आपको सही और गलत बोलिए बोलिए। मैंने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा कि हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि ना हमारा विधायक है ना विधान पार्षद है। अब इनकी बात कर लेते हैं। भाई शरद पवार कहां थे? कहां से टूटकर उनकी पार्टी बनी? ममता बनर्जी कहां थी? कांग्रेस शरद पवार की पार्टी को, आप ही के पार्टी को तोड़ रखी है। शरद पवार के भतीजे को सीएम बना कर लो ना राणा जी। सबसे पहले इंडी को भेजा गया, सुनिए, सबसे पहले इंडी को भेजा गया, उसके बाद ये तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद सुनिए वॉशिंग मशीन में धो करके सीएम के कुर्सी पे बिठा दिया गया। उसी शरद पवार की बात कर रहा हूँ जिनकी आप बात पूछ रहे हैं। बिहार में हकीकत को सुनने की भी क्षमता रखिए। स्थिति क्या है? आप जिस नेता का नाम लेंगे, आप जिस नेता का नाम लेंगे, मैं उसकी हिस्ट्री बता दूंगा आपको। आप बताइए, आप शरद पवार की बोलिए, आप उसके आगे बढ़िए, आप उसके आगे बढ़िए। कांग्रेस तो भगा रही है, कभी दिल्ली कभी हैदराबाद,
मगर आप लोग तो अपने विधायकों को बोला आप तो आरोप लगा रहे थे, नहीं आप आरोप लगा रहे थे कि झारखंड में खेल हो रहा है, नहीं आप आरोप लगा रहे थे झारखंड में खेल हो रहा है। खेल इनके घर में होता है, इनका घर नहीं संभलता है। क्या हो गया, झारखंड में सरकार नहीं बनी क्या चंपा सोरेन प्रीति जी को? तो आप माफी मांगेंगे क्या? नहीं आप माफी मांगेंगे क्या? झारखंड में बीजेपी जिस प्रकार के बयान आ रहे थे, आप माफी मांगिए। एक मिनट बीजेपी झारखंड में अब आप बताओ वसीम जी, बीजेपी रात के 12 बजे गवर्नर से समय मांगती है, सुबह 8 बजे शपथ ले लेती है, लेकिन झारखंड के जो लोग हैं वो 3 दिन इंतजार कर रहे हैं गवर्नर का कि हाँ भाई हमें बुलाया जाए। तो ऐसी कौन सी दिक्कत तो नहीं बुलाया गया क्या? एक दिन 2 दिन क्या सबके साथ? नहीं ऐसा बताइए ना कि आपको बुलाया नहीं गया राज्यपाल महोदय के द्वारा, बताइए। बस शपथ नहीं लिया चंपा जी ने? पूरी कोशिश की गई, जब इन्होंने देखा कोई कोशिश नहीं की गई। आप लोगों को स्वयं अपने माननीय विधायकों पर भरोसा नहीं है, ऐसा कहिए कि आप लोगों को स्वयं अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के नेताओं पर भरोसा नहीं है। स्टेट से उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो उसकी पोस्टिंग सेंटर करती है, तो ऑफकोर्स वो सेंटर की बात नहीं चलेंगे। ज्यादा टैक्स सही नहीं होगा। जी प्रीति जी से सीधा सवाल है, एनडीए के विधायकों पर भरोसा है ना? क्योंकि नजरें तो विपक्ष की अब जेडीयू और बीजेपी के विधायकों पर है। बिल्कुल, हमारे एनडीए के सहयोगी हमारे बिल्कुल 24 कैरेट के हैं, उन पर पूरा भरोसा है। और आने वाले समय में विपक्षियों की जो टूट है उसकी बौखलाहट में ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अपना घर देखा नहीं जा रहा है और दूसरों पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। दरअसल इनको ऐसा ही लग रहा है कि जैसा इनके गठबंधन में हो रहा है कि एक एक करके कांग्रेस पर सभी लोग आंखें तरे रहे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पे दूसरे सहयोगी दल आंखें तरे ले, ऐसा ही अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन इनके मंसूबे मुझे लगता है कि कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे सभी सहयोगी दल एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ बने हैं। और सबसे बड़ी बात कि सबको नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, उनकी नीतियों पर भरोसा है और उनके नियत पर भरोसा है। इसलिए यहाँ का गठबंधन बिल्कुल अटूट है और फेविकॉल का ऐसा जोर है जो थोड़े से नहीं टूटेगा। मांझी जी 100% डेफिनेटली, बिल्कुल 100% हमें भरोसा है और उनको भी मोदी जी पर भरोसा है। तभी आपने देखा होगा कि बिहार में भी जब इस बार हम लोगों ने, जब नीतीश जी का प्रस्ताव आया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया, उससे पहले मंत्रणा हुई, सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें हुई, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को लोगों ने साझा किया और जब सब लोगों की सहमति बनी तब जाकर हमने अपना समर्थन दिया। तो ये आंतरिक लोकतंत्र है जो एनडीए में है। लेकिन वहीं आप देखिए इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है। ये बात तो कह रहे हैं कि हम सब लोग एकजुट हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में लगे। मैं भाजपा की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि अगर नीतीश कुमार दोबारा सदन में वर्गल बयानबाजी करेंगे तो क्या भाजपा की जो लेडीज हैं क्या उसका विरोध करेंगी कि अभी भी नीतीश कुमार का उसी तरह सपोर्ट करेंगी जिस तरीके से उस दिन सब बाहर रोते हुए निकल रहे थे विधान परिषद से कि इससे वर्गल? भाई साहब एक बात सुन लिया जाए, भाजपा की एक बात सुन लीजिए, जो बात गलत है वो गलत होती है। और भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं, अगर कोई बात गलत होगी तो उसके लिए उनका ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा, उस पर कोई सफाई नहीं होगी। आप पहले सुन लीजिए हम क्या करेंगे, आप पहले सुन लीजिए। अब आप सवाल पूछे, जवाब ही नहीं दे रहे, क्या नहीं होना है। जी आपने सवाल पूछा तो जवाब भी ले लीजिए आप। हाँ, बिल्कुल, आप यह समझ लीजिए कि आगे आने वाले समय में, पहले भी और इसको आज भी हम लोग को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो बहुत सही कह दिया। अब जबकि हम गठबंधन में हैं, हम हमेशा से कहते हैं उनकी वो मानवीय भूल थी, ऐसा उनका चरित्र नहीं रहा है कि कभी वो ऐसी प्रकार से बातें करें, वो उनकी भूल थी और आगे वो ना करेंगे, हम हमेशा निवेदन करेंगे। अरे दरवाजा बंद था, उस पर ताला लग गया था क्या? ताला नहीं लगा था, एक तरफ से कुंडी, उस पर ताला नहीं लगा था। आप कैसे चले गए? आप ये बताइए ना, आप और राजद के लोग कैसे नीतीश जी के साथ
नहीं नीतीश चर्चा जी आप तो पलटू राज करते थे, आपने क्यों गठबंधन कर लिया, यह बताइए आप। नहीं आपके सिद्धांत और दूसरों के लिए सिद्धांत नहीं, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, इन्होंने पूछा है, प्रश्न उत्तर देने दीजिए। नीतीश जी हमारे साथ आए, हम नीतीश जी के साथ नहीं गए, न राजद गया, क्योंकि बीजेपी उनकी पार्टी में तोड़फोड़ कर रही थी, और ये चीज नीतीश जी ने खुद बयान किया। लीजिए, अब राजद तोड़फोड़ कर रही, वो आपको नहीं दिख रहा था। चलिए आप यह कहिए ना, अरे भाई साहब, कांग्रेस को अपना मंत्रिमंडल में स्थान चाहिए था, राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना था, ये तो बात आप नहीं कर रहे। राजद तोड़फोड़ गठबंधन के साथ विश्वासघात कर रही थी राष्ट्रीय जनता दल। भाई का साथ नहीं देंगे, केंद्र में फिर से एनडीए की सत्ता को स्थापित करेगा और प्रधानमंत्री के पद पर फिर से नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करने का काम एनडीए करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देखिए, आपने सुना बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और सवालों का बौछार अब एनडीए सरकार पर हो रहा है। सवाल तो यहां तक उठ रहे हैं कि एनडीए में टूट हो जाएगी और बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, उस दिन बड़ा खेला भी होगा, मगर खेला किस तरफ होगा, किस ओर होगा, हवाएं किस ओर बहेंगी, उन तमाम तस्वीरों से लगातार हम अपडेट भी करते रहेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।